दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार। यह ठीक नहीं कि संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। इस हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा से 140 से अधिक विपक्षी सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। यह एक रिकॉर्ड संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन से जाने अनजाने यही संदेश निकला कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात सुनने समझने को तैयार नहीं। लेकिन इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी दलों के सांसद जानबूझ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे जिससे उनका निलंबन हो जाए। आखिर जब इस पर सहमति बन चुकी थी कि कोई भी संसद सदस्य अध्यक्ष के आसन के समक्ष नहीं जाएगा और नारे लिखी तख्तियां नहीं लहराएगा, तब फिर ठीक ऐसा ही क्यों किया गया? चूंकि ऐसा जानबूझकर किया गया, इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि विपक्षी सांसदों ने एक तरह से अपने निलंबन का आधार जानबूझकर तैयार किया। यह सही है कि विपक्षी दलों की निगाह आगामी लोकसभा चुनावों पर है और वे येन केन प्रकारेण देश की जनता का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि वे संसद में हंगामा करते रहें। जहां विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा है कि संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में गृह मंत्री को बयान देना चाहिए, वहीं सत्ता पक्ष यह रेखांकित कर रहा है कि संसद के अंदर सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की है और ऐसे में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग उचित नहीं। बेहतर होता कि इस मामले में पक्ष विपक्ष आपस में बात करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते। संसद में जारी हंगामा यही बता रहा कि ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। एक खराब बात यह भी हुई कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद परिसर में राज्यसभा जगदीप धनखड़ की नकल उतारी। उनके इस कृत्य पर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों का एक समूह जिस तरह आनंदित होते दिखा, उसने संसद की गरिमा गिराने का ही काम किया। विडंबना यह रही कि कल्याण बनर्जी अपने कृत्य का यह कहकर बचाव कर रहे हैं कि किसी की नकल उतारना तो एक कला है। क्या इससे दयनीय और कुछ हो सकता है कि संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की नकल उतारकर उनका उपहास उड़ाया जाए और उसकी आलोचना होने पर उसे एक कला बता दिया जाए? क्या संसद परिसर इसके लिए है कि सांसद संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की नकल उतार? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी दलों के सांसदों को कल्याण बनर्जी के आचरण में कुछ भी अनुचित नहीं दिख रहा है। विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से संसद परिसर में सत्ता पक्ष के रुख रवैये का विरोध पहले भी होता रहा है, लेकिन इसका अपना एक मर्यादित तरीका होता है। यह प्रशंसनीय है कि राज्य सरकार अब विद्यालयों में संसाधन बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रही है।
विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ने के बाद उनके बैठने के लिए बेंच डेस्क की कमी हो गई थी, लेकिन अब इस समस्या का भी समाधान ढूंढ लिया गया है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में जमा 1090 करोड़ रुपए विकास कार्य पर खर्च होंगे। शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि माध्यमिक विद्यालयों में पड़ी राशि का उपयोग स्कूलों की कमियों को दूर करने में करें। हालांकि विद्यालयों के विकास के लिए यह राशि काफी नहीं होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड के खजूरी स्थित प्राथमिक विद्यालय को ही ले तो यहाँ 539 बच्चे नामांकित हैं। स्कूल में मात्र 2 कमरे हैं। जिस कमरे में बच्चों की कक्षा लगती है उसी में खाना भी बनाया जाता है। उसी कमरे में कार्यालय भी हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ किस तरह बच्चे पढ़ते होंगे। यह सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे अनेक विद्यालय हैं जहां बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था। दरअसल कई विद्यालयों में क्षमता से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन ले लिए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के कुछ विद्यालयों को उत्क्रमित भी किया गया, लेकिन संसाधन नहीं बढ़ाए गए। अकेले मुजफ्फरपुर में ही 300 विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है। कई विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण भी है। कुछ जगहों पर विद्यालयों में शौचालय तक नहीं है और जहां है वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। अच्छी बात यह है कि अब शिक्षा विभाग का ध्यान आधारभूत संरचना को मजबूत करने की ओर गया है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले को संवैधानिक कसौटी पर कसने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के सदस्य जस्टिस संजय किशन कौर ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया जो सुर्खियों के बीच दबकर रह गया। उन्होंने आतंकवाद के चलते कश्मीर घाटी से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन का उल्लेख करते हुए कहा कि इन घावों को भरने के लिए एक सत्य और सुलह आयोग की आवश्यकता है जो कश्मीर घाटी में आतंकवाद के लंबे दौर में हुए अत्याचारों और मानवाधिकार उल्लंघनों के तथ्यात्मक सत्य को सामने लाए। यह बहुत सार्थक सुझाव है। इसे सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास को लेकर लागू किया जाना चाहिए जो विदेशी आक्रांताओं के पाशविक अत्याचारों से भरा भले कश्मीर की ही बात करते हैं। कश्मीर में आतंकवाद को सही ठहराने और उसे तार्किक बताने के लिए तमाम कुतर्क गढ़े गए। यहाँ तक कहा गया कि कश्मीर में आतंकवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि 1987 के विधानसभा चुनावों में हेराफेरी कर फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। भारत में कई बार चुनी हुई सरकारों को अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बर्खास्त किया गया। मतदाता पहचान पत्र के आने से पहले न जाने कितने बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान हुआ और आपातकाल तक लगाया गया। क्या इसके चलते देशवासी आतंकवाद के रास्ते पर चले? फिर कश्मीर में ही ऐसा क्यों हुआ? कश्मीर में आतंकवाद न पहले कोई राजनीतिक मुद्दा था और न ही अब।
अगर राजनीतिक मुद्दा होता तो 1990 के बाद कई स्वतंत्र एवं पारदर्शी चुनावों और अरबों रुपए के आर्थिक पैकेजों के बाद वह कब का समाप्त हो गया होता। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान ने वहां मजहबी उन्माद को बढ़ावा दिया। परिणाम स्वरूप कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा।